गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मुकुल भीराज, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स फैकल्टी, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज मैं पीजी सेमेस्टर 3 जिसमें मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट और ये टॉपिक है क्वालिटेटिव टेक्निक्स एंड लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अर्थात की मौद्रिक नीति के गुणात्मक तकनीक और उसकी सीमाएँ उस क्या है। जैसे लास्ट क्लासेस में मैंने 2 पॉइंट की चर्चा टेक्निक्स से क्वालिटेटिव टेक्निक्स से पहले कर दिया था। अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा पॉइंट थर्ड है साख का संभाजन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। अंतिम ऋणदाता के रूप में देश का केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों की साख निर्माण क्षमता को सीमित करने के लिए साख का संभाजन भी कर सकता है। यह कई विधियों या उपायों द्वारा की जा सकती है। जैसे नंबर 1, किसी बैंक या कुछ बैंकों की पुनर्कटौती, डिस्काउंटिंग की सुविधा को समाप्त कर देना अथवा बैंकों के लिए साख के अभियंस निश्चित कर देना। दूसरा है विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न व्यवसायों को दिए जाने वाले ऋणों की सीमा अथवा अभियंस निश्चित कर देना चाहिए। तीसरा, केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो पुनर्कटौती को लागू या बहाल कर दिया जाता है तथा विभिन्न व्यवसायों को दिए जाने वाले ऋणों की सीमा में वृद्धि कर दी जाती है। इसके विपरीत साख संकुचन के लिए पुनर्कटौती की सुविधा को समाप्त कर देना या ऋणों की सीमा को कम कर दिया जाता है। 4 पॉइंट है आपका नैतिक प्रभाव, मोरल प्रेसुएशन। देश की मौद्रिक नीति का नियमन एवं नियंत्रण करने के कारण देश के केंद्रीय बैंक या वाणिज्यिक बैंकों पर पर्याप्त प्रभाव रहता है। इसलिए केंद्रीय बैंक कभी कभी अन्य बैंकों को सलाह देकर तथा उन पर नैतिक दबाव डालकर उन्हें अपनी साख नीति का स्वेच्छापूर्वक पालन करने के लिए प्रेरित करता है। इस उपाय के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाता है। नैतिक प्रभाव की नीति सफलता मुख्य रूप से निर्भर करती है। नंबर 1, देश के केंद्रीय बैंक का मुख्य अर्थात कि मुद्रा बाजार पर पूर्ण एवं पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, केंद्रीय बैंक तथा अन्य बैंकों के मध्य सहयोग एवं सद्भावना होनी चाहिए। तीसरा, भारत में नैतिक प्रभाव साख नियंत्रण के लिए प्रभावशाली कदम माना जाता है क्योंकि नैतिक प्रभाव की रीति की सफलता के लिए आवश्यक बातों पर यहाँ केंद्रीय बैंक का अधिकार एवं अन्य बैंकों के साथ समन्वय है। 4, प्रचार अर्थात की पब्लिसिटी। वर्तमान समय में केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के लिए विज्ञापन या प्रसार का भी सहारा लेता है और यह नियमित रूप से देश में मुद्रा बाजार की स्थिति, बैंकिंग व साख संबंधी समस्याओं, उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय, विदेशी व्यापार आदि के संबंध में अपनी मासिक या वार्षिक पत्र पत्रिकाओं में आवश्यक आंकड़े एवं वितरण प्रकाशित करता रहता है। इसके अतिरिक्त देश के केंद्रीय बैंक के अधिकारीगण पत्रकार सम्मेलन, बैंकों के लिए विचार गोष्ठी आदि में बैंक भी मुद्रा व साख नीति पर प्रकाश डालते हैं। आधुनिक समय में प्रचार की विधि द्वारा अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। 5वां है प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण संबंधी किए गए उपायों के लिए दिए गए निर्देशों का ठीक ढंग से पालन न करने वाले बैंकों के विस्तृत प्रत्यक्ष या सीधी कार्यवाही कर सकता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही के अंतर्गत निम्न उपायों को शामिल किया जा सकता है। नंबर 1, बैंकों को पुनर्कटौती की सुविधा बंद कर देना। दूसरा, पुनर्कटौती की शर्तों में परिवर्तन करना। तीसरा, ऋण देने से मना कर देना। चौथा, बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाना इत्यादि। केंद्रीय बैंक उपरोक्त प्रत्यक्ष कार्यवाही करने से पहले सामान्यतः संबंधित बैंकों को नोटिस या चेतावनी देता है। व्यवहारिक रूप में साख नियंत्रण की अनेक व्यवस्थाओं के कारण प्रत्यक्ष कार्यवाही की आवश्यकता पड़ने की संभावना न्यूनतम रह जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या लिमिटेशन है, इसकी क्या सीमाएं हैं। नंबर 1, प्रायः देखने में आया है कि मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति में तो प्रभाव देता है परंतु मंदी को दूर करने में वह
उतनी सहायक नहीं है। अतः मौद्रिक नीति का प्रभाव वन साइडेड अर्थात कि एक पक्षीय है। दूसरा है सही जानकारी न होने पर हानिकारक प्रभाव। कब और किन परिस्थिति में मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाए, जब तक इस बात की जानकारी नहीं हो जाती है तब तक मौद्रिक नीति में किया जाने वाला परिवर्तन हानिकारक हो सकता है। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग किया गया था उसके वांछित लाभ प्राप्त नहीं होंगे। तीसरा है मौद्रिक नीति का प्रभावपूर्ण न होना। चाहने पर भी मौद्रिक नीति प्रभावपूर्ण नहीं हो सकती है। मौद्रिक नीति एक अप्रत्यक्ष उपाय है। यदि उसे दृढ़ता के साथ अपनाया जाता है तो आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यदि इसे को कुशलतापूर्वक अपनाया गया तो आय और मांग के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा, ब्याज दरों में बार बार परिवर्तन न होना। मौद्रिक नीति का प्रमुख अस्त्र ब्याज दरों में परिवर्तन करना है, परंतु बार बार ब्याज दरों में भी परिवर्तन संभव नहीं है, अतः मौद्रिक नीति निष्प्रभावी हो जाता है। पांचवा है अकेले मौद्रिक उपाय सफल नहीं हो सकते हैं। रेट क्लिफ समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि एक अर्थव्यवस्था पर जबकि बाह्य एवं आंतरिक दबाव पड़ रहे हो तो एक उचित प्रकार का संकुचन बनाए रखने के लिए अकेले मौद्रिक उपायों पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। मौद्रिक उपायों से सहायता मिल सकती है। तो इस तरह से इसकी सीमाएं भी हैं।